श्रीधर द्वारा जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारे रीवा शहर के, रीवा ज़िले के युवा और जो सहयोगी हैं निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और मैं इस संबंध में श्रीधर और उनकी रीवा दर्शन की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद। As we have gone through earlier, the process of sharing your thoughts, your feelings, your ideas to others and receiving the same is called communication. यानी हम जब अपनी फीलिंग्स, अपने भाव, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के हम रिसीव करते हैं, यानी वो भाषा जो हमें जो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा बोली जा रही है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन में और फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि कम्युनिकेशन के कई सारे आयाम होते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, अपनी भाषा या अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक बताने के लिए जनरली या सामान्यतः देयर आर टू वेज। वन इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड अनदर वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम अपनी फीलिंग को शब्दों के माध्यम से, यानी कि सुनकर या बोलकर या सुनाकर या लिखकर या दिखाकर, यानी शब्दों को दिखाकर जब हम अपनी भावनाएं दूसरों को व्यक्त करते हैं या दूसरों की भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स थ्रू ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। यानी हम जब शब्दों का सहारा लेकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो चीज होती है जब हम अपनी भाषाओं का या किसी भी भाषा, ना तो किसी भाषा और ना ही किसी सिंबल यानी लैंग्वेज का सहारा लेके या स्क्रिप्ट का सहारा लेके हम अपनी भाषा दूसरों तक पहुंचाते हैं, वरन हम कुछ ऐसे साइन या सिंबल, हमारे बॉडी पोस्चर्स, हमारे स्टैंडिंग स्टाइल, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे आईज एक्सप्रेशन के माध्यम से जब हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यदि हम छोटा सा एग्जांपल लेके चले, वर्बल कम्युनिकेशन में तो न्यूज़पेपर हो गया, लेटर हो गया, हमने किसी को लेटर लिखा और उन्होंने रिसीव किया, अंडरस्टैंड किया, रीड किया, वहां तक मैं अपनी बातें एक पत्र के माध्यम से पहुंचा सका। इसी तरीके से न्यूज़पेपर हम रोज पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, वो एक रिटन कम्युनिकेशन का काम करता है। तो ये सारी चीजें वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। बहुत सारे आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो नेचुरली या फिर किसी भी एक्सीडेंट या दुर्घटना के चलते वो सुन नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, यानी वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। उसके कई सारे माध्यम हैं, जैसे हाथों के माध्यम से, राइट। कुछ स्पर्श करने से भाषाएं हमें समझ में आती हैं, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो इस भाषा का यूज करते हैं। तो जब हम हाथ मिलाकर, फेशियल एक्सप्रेशन देकर हम अपनी भाषा या अपनी विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब माँ अपने बेटे को डांटती है तो सिर्फ आंखों को थोड़ा सा स्ट्रेस देती है, जिसे कहते हैं आंखें दिखा रही है माँ, तो वो भी एक मोड ऐसा है जिसके थ्रू हम ये समझ जाते हैं कि हमारी माँ हमें डांटने वाली है या गुस्से में है। वो यहाँ पे माँ ने किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन और आई जेस्चर या पोस्चर जो भी है या बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि माँ गुस्सा है। तो कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, भाषा महज 40% ही उपयोग में आती है जब हम अपनी भाषा या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, सिचुएशन, सामने वाले व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग, ये सारे काम आते हैं जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब यदि हम पिलर्स की बात करें, पिलर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी ऐसे कौन से 4 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिन पे हमें वर्कआउट करने की जरूरत होती है इफ यू रियली वांट टू गेट अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। Not only English language but also any kind of the language, if you want to get a better or best command, so you have to work on these 4 pillars. Generally सुनते तो सभी हैं, जानते तो सभी हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेष व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे बेसिक्स अरेंजमेंट है, बेसिक्स प्रैक्टिस है
which you must do it if you really want to good speaker or good listener. So there are 4 aspects, or you can say 4 pillars. The first one is reading, writing, listening एंड स्पीकिंग. ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम स्पीकिंग में फोर्स करते हैं, हम शब्दों के ग्रामर को पढ़ के सिंटैक्सिस को समझकर जो भी और ग्रामर के पार्ट हैं उनको समझकर हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश आप तब बोल पाएंगे जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे. तो आइए एक एक करके इसके जो इंपॉर्टेंस हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो बेसिक्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. यदि हम बात करते हैं रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग बहुत जरूरी है. रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें शब्द कहने आने लग गए, READING इसको रीडिंग बोलते हैं. इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने इसको पढ़ लिया, मुझसे पढ़ने आने लग गया, बस बात यहीं खत्म हो जाती है. कई सारे कंपटीशन में कई सारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम्स हो, पटवारी के एग्जाम्स हो, या फिर IAS IPCS के एग्जाम हो, उसमें एक रीडिंग स्किल दी जाती है. इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आपको रीडिंग आ रही है, नहीं आ रही. बेसिकली आपको इतना कमांड आना चाहिए कि उस शब्द का जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन उसका बहुत सही तरीके से आने चाहिए. सिर्फ आपके लिए नहीं, जो दूसरा व्यक्ति लिसनर है उसको भी बात वही समझ में आनी चाहिए जो एग्जैक्टली आप कहना चाहते हैं. उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग पावर, आपने उसे रीड किया, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. यदि आप प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप रीड कर पा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो रीडिंग प्रैक्टिस अभी भी आपकी आवश्यकता है, जरूरत है. सो यू मस्ट वर्क ऑन इट. नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग सबसे पहले तो वर्ड नॉलेज, उसके अलावा जब हम लिखते हैं तो साफ साफ शब्दों में ऐसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उस चीज को समझ जाए. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या हम अपने जनरल प्रैक्टिस में ऐसा करते हैं कि हम लिख तो देते हैं और अपनी राइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पाते. इसलिए हमें राइटिंग पे वर्कआउट करना चाहिए. सो राइटिंग का भी वही मतलब है, एक तो हमने लिख दिया, वो साफ साफ दूसरों को दिखाई दे रहा है. उसके अलावा जो आपने कंटेंट लिखे हैं वो मीनिंगफुल है. कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 लाइन आपने लिखा है और उस 5 लाइन में ग्रामेटिकल एरर्स है और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम जा रही है. यदि हम ऐसी भाषा का चयन कर रहे हैं, या ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं, या ऐसा सेंटेंस हमने लिख दिया है कि सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, या राइटिंग के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. सो हमें वो बेटर कमांड होनी चाहिए कि हमारा उच्चारण, शब्द जो हम लिख रहे हैं उसकी स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत सुंदर हो, सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस चीज को समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और एनालाइज कर सके. नेक्स्ट पार्ट है लिसनिंग. लिसनिंग का मतलब ये होता है जो शब्द हमें सुनाई दे रहा है, कानों में आ रहा है, उसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं. यहाँ पे लिसन को एक वर्ड और है जिसका स्पेलिंग होता है HEAR, हियर. हियर मीन सुनना. सो लिसन और हियर, इन दोनों में ही डिफरेंस है. हियर को यदि हम बोले कि यदि 2 पत्थरों की आवाज आ रही है, टकराने की आवाज आ रही है, तो उसका साउंड कहीं न कहीं हमारे कानों तक पहुंच रहा है, और मैं वो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे हियर. यानी कि वो सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है. लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपने साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगा, उसका साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगा, तो हमें सुनाई देगा, यानी हियर तो देगा, उसके साथ साथ ही वो शब्द क्या कह रहा है हम उसको समझ पा रहे हैं. सो जब कोई साउंड हमें प्रॉपरली समझ में आ रहा है, उसके फीलिंग्स, उसके थीम हमें समझ में आ रहे हैं, वो लिसन कहलाएगा. और यदि कोई भी ऐसा साउंड जो हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं लेकिन उसके मायने हम नहीं समझ पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द साउंड, इज कॉल्ड हियर. नेक्स्ट इज स्पीकिंग. जब हम अच्छे राइटर हो चुके हैं, अच्छे रीडर हो चुके हैं, अच्छे लिसनर हो चुके हैं, तो हम एक अच्छे स्पीकर होंगे. स्पीकर यदि हम बात करें तो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि हम व्यवस्थित तरीके से सॉफ्ट स्पोकन इंग्लिश का यूज कर रहे हैं. सॉफ्ट स्पोकन की बात का मतलब ये होता है अपनी भाषा में पोलाइटनेस,
कि हमारी भाषा, हम अपने विचारों को इंग्लिश में बहुत ही अच्छे उच्चारण के साथ व्यक्त कर पा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति वही समझ पा रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं. सो these are the 4 basic steps or basic pillars for getting good command on your English language. We'll try to make it done one by one. So 4 pillars are reading, writing, listening and speaking. जब हम अपने कम्युनिकेशन में अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं तो उसमें उन सेंटेंसेस की थीम होती है, यानी हम भाव डालते हैं जब हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने विचारों के बारे में बताना चाहते हैं. अब ये भाव कैसे हो सकते हैं? या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो फिर नेगेटिव हो सकते हैं, या हो सकता है मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, या हो सकता है मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन नेगेटिविटी शो हो रही हो. इसी फॉर्मेट को हम आज आगे पढ़ेंगे. पहला जो सेंटेंस है, आप चाय पीते हैं. जब हम किसी भी सेंटेंस को ऐसा बोलते हैं कि वो वर्क होना है, राइट, किसी भी भाषा में यदि वो कोई वर्क होता है तो पॉजिटिव कहलाता है. जैसे मैं पास हो जाऊंगा, आप खाना खाएंगे, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पॉजिटिविटी शो करते हैं. तो ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव बोलते हैं. या इसी को एक शब्द और है, वर्ड, जिसको हम अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें फील या थीम पॉजिटिव है, वी शुड से पॉजिटिव. यदि नेगेटिव मीन्स होता है मना करना. किसी भी सेंटेंस में यदि नेगेटिविटी शो हो रही है या नकारा जा रहा है या मना किया जा रहा है, उस सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलेंगे. जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस सेंटेंस में जो थीम है सेंटेंस की वो नेगेटिव है, यानी कि वो वर्क मैं नहीं करूंगा, पॉजिटिविटी नहीं है. तो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दो यही चीज होती हैं. यदि आपका वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, यदि आपका वर्क नहीं हो रहा है नेगेटिव. आप ऑफिस जाते हैं पॉजिटिव, आप ऑफिस नहीं जाते हैं नेगेटिव. आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं पॉजिटिव, आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं नेगेटिव. तो बेसिकली ये थीम होते हैं, किसी भी सेंटेंसेस में भाव डाले जाते हैं. जो तीसरा है इंटरोगेट. इंटरोगेट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछना. एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि पुलिस क्रिमिनल से इंटरोगेट कर रही है, यानी कि पुलिस क्वेश्चन पूछ रही है उस क्रिमिनल से कि आपने ये क्राइम क्यों किया और कैसे किया. सो इंटरोगेशन का मतलब होता है, या इंटरोगेट का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन. जब हम किसी भी भाषा के द्वारा उस भाषा में ऐसे भाव या थीम डालते हैं जिससे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, या कोई डाउट है जो हम उनसे क्लेरिफाई करना चाहते हैं, ऐसी भाषा में जब हम कोई थीम डालते हैं तो वो थीम इंटरोगेटिव थीम कहलाती है. जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या आप मुझे जानते हैं. ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जो कि इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं. आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव. कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोले जाते हैं जिसमें प्रश्न और नकारात्मक या नेगेटिव दोनों के ही थीम होते हैं, भाव होते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पे ले, यदि हम काफी देर तक सो रहे होते हैं तो हमारी माँ या पापा जी आके क्या बोलते हैं कि क्यों आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, या क्या आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है. तो इसमें वो हमसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उनके सेंटेंस में एक नेगेटिविटी भी शो हो रही है. तो ऐसे सेंटेंसेस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव इज कॉल्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, क्या आप चाय नहीं पीते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिविटी भी शो हो रही है. तो बेसिकली दीज 4 पार्ट्स जो हैं वो थीम्स हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव. अब हम इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव को हम और अच्छे से पढ़ते हैं. क्या आप चाय पीते हैं, यदि इस सेंटेंस को देखें तो इसका जो आंसर होगा या तो वो यस में होगा या नो में होगा, राइट. कैन यू टेक टी, कैन यू ड्रिंक वाटर, शुड यू गो टू ऑफिस. इसका जो आंसर होगा वो तो या यस में होगा या फिर नो में होगा. लेकिन इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से यदि पूछें कि आप चाय क्यों पीते हैं, तो इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता. हमें कुछ बताना पड़ेगा कि ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं चाय पीता हूं, राइट. तो इंटरोगेटिव यहां पे 2 हो गए, दोनों ही इंटरोगेटिव होंगे
क्यों? क्योंकि इंटरोगेट का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप चाय पीते हैं, ये इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंटरोगेट होगा। आप चाय क्यों पीते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी इंटरोगेट होगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? ये कहलाया क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड क्लोज्ड है। इट मींस यू हैव टू रिप्लाई ईदर यस और नो, राइट। लेकिन इसे कहेंगे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड ओपन है और हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या ब्रीफ करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से इंट्रोगेटिव के तरीके से ही इंटरोनेगेटिव भी होता है। क्या आप चाय नहीं पीते हैं? मैंने बताया कि ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही फीलिंग या थीम या भाव डाले जा रहे हैं। तो इसका आंसर या तो यस में होगा या तो फिर नो में होगा। लेकिन यदि हम नीचे वाले सेंटेंसेस को देखें, आप चाय क्यों नहीं पीते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव तो है, लेकिन इसका जो एंड है वो ओपन है, यानी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमको चाय पीना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये 5 ऐसे फॉर्मेट हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं बोलने के लिए। एक अफर्मेटिव, यदि कोई काम होता है अफर्मेटिव, यदि कोई काम नहीं होता है तो नेगेटिव। कोई काम क्यों होता है तो इंटरोगेटिव, क्यों नहीं होता है इंटरोनेगेटिव। इसमें इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव के 2 और कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन कर लिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में जब हम आगे पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव को ए से डिनोट करेंगे, नेगेटिव को एन से डिनोट करेंगे, इंटरोगेटिव को आई से डिनोट करेंगे और इंटरोनेगेटिव को आई एन से डिनोट करेंगे। साथ ही इंटरोनेगेटिव WH से हम डिनोट करेंगे, WH प्लस इंटरोगेटिव। यहां पे जो W है वो W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, एटसेट्रा। इसी तरीके से H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड है हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, एटसेट्रा। सो WH प्लस इंटरोगेटिव एंड WH प्लस इंटरोनेगेटिव।